Next, we move on to the social issues of January 2022. So first, the news is regarding PM Kisan scheme. So recently, the Prime Minister released financial aid for farmers under PM Kisan scheme. So PM Kisan, something about PM Kisan scheme. PM Kisan is a central sector initiative that is entirely funded by the Indian government. That is central government. All land owning farmer families जिनके पास जमीन है would get an annual income assistance of 6,000 rupees in 3 equal installments under the plan. मतलब 2,000 रुपए करके 6,000 रुपए साल में मिलेंगे जिनके पास भी जमीन है और जो रजिस्टर्ड है. According to schemes criteria, the state government and the UT administration will select farmer families that are eligible for assistance. मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनेगी उन फार्मर्स को जो एलिजिबल है इस स्कीम में पैसे पाने के लिए. State schemes can cast a lifeline to this welfare plan. See, India accounts for a fifth of the total childbirths in the world, with it, or India is also witnessing a decline in MMR, maternal mortality rate. So, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana is a scheme regarding decrease in MMR. So, it is a cash incentive scheme in which a cash payment of rupees 5,000 is made immediately. सो होता क्या है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कैश इंसेंटिव स्कीम है जिसमें 5,000 रुपए इमीडिएटली मिल जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, ताकि फैमिली के फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के पालन पोषण में मदद मिले. की इज ए फैमिलीज फर्स्ट लिविंग चाइल्ड. Its goal is to improve health seeking behavior and compensate pregnant women for salary loss, especially in the unorganized sector. होता क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पैसे की कमी हो जाती है, काम में नहीं जाने के कारण वो भरपाई हो तो नहीं पाती है, लेकिन इस स्कीम के द्वारा उसको कवर करने की कोशिश की गई है. कंसर्न्स क्या है इसके साथ? पुअर परफॉर्मेंस. इस स्कीम की परफॉर्मेंस पुअर रही है, इंप्रूवमेंट की नीड बहुत ज्यादा जरूरत है. एक्सक्लूजन ऑफ बेनिफिशियरीज बिकॉज द ऑब्जेक्टिव has stayed constant throughout time. It barely covers 40% of the eligible population. 40% ही पॉपुलेशन एलिजिबल पॉपुलेशन को कवर करती है. Expenditure deficit, according to data published by MWCD, that is Ministry of Women and Child Development, enrollment and payouts under the plan have decreased in previous 2 years. मतलब कमी हो गई इनफैक्ट एनरोलमेंट और पेआउट्स की पिछले 2 सालों में. इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, आधे से ज्यादा रजिस्टर्ड बेनिफिशियरीज को तीनों इंस्टॉलमेंट है वो नहीं मिले 2020-21 में, रिजल्टिंग इन 9% डिक्लाइन इन पार्टिसिपेशन इन द प्लान. बजट कट्स 2021-22 में द इंटायर बजट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट हैज बीन कट बाय 20%. और जब बजट कट होगा तो ऑब्वियसली सारे जो स्कीम्स होंगे उसमें ये बजट कम होगा. एडिशनली बजट एलोकेशन फॉर द पीएमएमवीवाई मातृ वंदना योजना हैज बीन रिड्यूस्ड and it has been combined with many other programs under Samarth. Examples of similar state specific scheme. States की भी अपनी अपनी स्कीम होती है, उनके एग्जांपल्स क्या क्या है? KCR kit offered by Telangana started in 2017 has items such as baby oils, soaps, mosquito nets and dresses. Odisha's Mamta scheme, you can remember it, though the Chief Minister of West Bengal is Mamta, her name is Mamta, but the scheme is of Odisha. Odisha's Mamta scheme has been offering a conditional cash transfer of 5,000 and maternity benefit for up to 2 live births. मतलब 2 बच्चों के जन्म तक. ये स्कीम 10 साल से भी पुरानी है. डॉक्टर एम रेड्डी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, मैटरनिटी स्कीम इन तमिलनाडु has resulted in increased coverage and higher maternity benefits. वे फॉरवर्ड क्या है? पीएमएमवाई मातृ वंदना योजना को एक्सटेंड करें एंड मैटरनिटी बेनिफिट को सेकंड लाइव बर्थ तक दिया जाए, एक से ज्यादा दूसरे तक दिया जाए. इंक्लूड ऑल लाइव बर्थ्स इन द मैटरनिटी बेनिफिट कवरेज स्पेशली फॉर वुमेन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हु आर मोर वल्नरेबल. इनफैक्ट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितनी भी महिलाएं उनके सारे लाइव बर्थ्स के लिए ये योजना एप्लीकेबल होनी चाहिए. एग्जामिन द अमाउंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एंड कंसीडर इंक्रीजिंग, इसको बढ़ाना चाहिए. प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को 12 सप्ताह का 12 वीक्स का पे कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, totaling to rupees 15,000 in accordance with Maternity Benefit Act of 1961, which stipulates 12 weeks of maternity leave for women with 2 or more children. Reduce the number of steps and ensure easy accessibility of the scheme. It is a self-explanatory line. Next news, SC allows women to terminate 28-week pregnancy. हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कि वुमेन जो 28 सप्ताह से मतलब जो 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी में एंटर कर गई है वो भी उसको टर्मिनेट कर सकती है. ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? अगर फोइटस इज सफरिंग फॉर सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटी
और कंटिन्यूइंग विद द प्रेगनेंसी विद हैव डिलीटीरियस इंपैक्ट ऑन द वुमेन्स मेंटल हेल्थ। अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से उस महिला के मानसिक स्थिति में बहुत ज्यादा या हानिकारक स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसके मानसिक हेल्थ के लिए, तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और रिप्रोडक्टिव चॉइस इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ अ वुमन एंड अ डायमेंशन ऑफ अवर पर्सनल लिबर्टी। सो इसी कारण से 28 वीक से भी ज्यादा अगर प्रेगनेंसी एंटर कर चुकी है तो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ फोइटस सफरिंग फॉर सब्सटेंशियल एबनॉर्मलिटी। इसी से रिलेटेड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। Under this act, termination is permissible where the length of pregnancy is less than 20 weeks on an opinion formed of one doctor. और उसमें grounds of termination क्या है? Possible risk to life, grave injury to mother's physical or mental health, और risk of child suffering for serious physical or mental abnormality की है यहाँ पे कि less than 20 weeks में हो सकता है। Termination is allowed even after the pregnancy exceeds 20 weeks but not 24 weeks based on opinion form of two doctors. तो 20 महीने से पहले अगर 20 सप्ताह से पहले अगर करना है तो एक डॉक्टर का ओपिनियन मैटर करता है। अगर 20 से ज्यादा और 24 के बीच में करना है तो दो डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए होगा। तेलंगाना टॉप्स ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस लिस्ट ODF plus list. Telangana has stood first in the country in the list of highest number of ODF plus villages under the Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 program. It is self-explanatory news. Around 96.74% of villages in Telangana have been declared ODF plus. स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रेस किस पे है? गार्बेज कलेक्शन पे और साइंटिफिक डिस्पोजल पे। और इसी कारण ये कहा जा रहा है कि इससे तेलंगाना का रैंक 1 आया है। तेलंगाना गवर्नमेंट had enacted a new Telangana Panchayati Raj Act to ensure holistic development of villages under the Palle Pragati program. This is the program of Telangana government. A secretary has been posted in every panchayat for smooth execution of welfare programs, close monitoring and digital reporting to ensure prevalence of good governance in villages. ये एग्जांपल आप मेंस में भी लिख सकते हैं सोसाइटी वाले एग्जांपल में और गुड गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस में। द हिंट ऑफ ए वन नेशन वन एनजीओ रिजीम। तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं सीएसओ को, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में? पहला, इंक्रीज इन रिस्ट्रिक्शंस, मोर ड्यू डिलीजेंस इन्फो रिक्वेस्टेड। नए नए रूल्स के अंतर्गत उनको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने पड़ते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, और बहुत सारे अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन देने पड़ते हैं। मोर ईयरली डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ऑफ बोर्ड मेंबर्स के बारे में भी बताना पड़ता है। सेकंड, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। इससे इन्फ्लुएंस ये हुआ है कि पीपल हुआ और हैव बीन इन्वॉल्व इन सिविल सोसाइटी ग्रुप्स दैट सर्व ए सोशल और कल्चरल कॉज, उसके ऊपर असर पड़ा है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए हैं। हिंड्रेंस इन फाइनेंसिंग, many specialized groups were working in very distant places that didn't have direct access to foreign financing. Many bigger NGOs died as a result of FCRA changes that limit the capacity to sub-grant. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब पैसे पे फॉरेन फंडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगे तो बहुत सारे एनजीओ जो डिपेंड करते थे फॉरेन फंडिंग पे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और इसके कारण जो बेनिफिशियरी जो ग्रास रूट पे जिनकी मदद करती थी ये सीएसओ एनजीओ वो थोड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। This limited the amount of money that could be spent on administration, suffocating groups that advocated for the rights of the oppressed. Fourth क्या है? Challenge strict governance. Many organizations have lost personnel on their governance structure as a result of their increased degree of monitoring. ज्यादा मॉनिटरिंग के चलते बहुत सारे पर्सनल ने छोड़ दिया या चले गए वहां से और डेटा भी बहुत ज्यादा मांगा जाने लगा, इसलिए बहुत सारे जो वर्किंग पर्सनल थे एनजीओ के सीएसओ को उन्होंने छोड़ दिया है। वाई डू वी नीड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन? तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रिसाइजली हमको चाहिए क्योंकि दे वर्क ऑन एन अनरीजनेबल एजेंडा इन दैट दे आस्क द गवर्नमेंट टू बी मोर एफिशिएंट, ऑफर मोर, वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। दे वर्क टू करेक्ट द एक्सट्रैक्टिव नेचर ऑफ द मार्केट्स एंड दे वर्क इन वेरी नीश एरियाज वेयर स्टेट कैन नॉट नेसेसरली रीच एंड इंटरवीन। जैसे सुदूर गाँव में जहाँ पे स्टेट नहीं रीच कर सकता, गवर्नमेंट मशीनरी बहुत ही थिन है, वहां पे भी एनजीओ पहुंच के काम करते हैं। ऑल्सो दीज एक्टिविटीज आर अनेबल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्पेसिफिक कंपनी स्ट्रेटजी और गवर्नमेंट प्रोग्राम। मतलब सीएसआर के अंदर इसको कर सकते हैं, कंपनी डायरेक्टली नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट प्रोग्राम से वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। एज अ रिजल्ट दे रिक्वायर ग्रांट बेस्ड cause based income model. A state's ability to do humanitarian work is limited, as explained earlier. Specialty financing may come from organization that may be located outside of the country. तो हो सकता है पैसा बाहर से आए, बाहर बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग करते हैं, तो उनके थ्रू पैसा अगर आएगा तो इनको भी बोल्स्टर होगा, इनको भी फाइनेंसिंग बोल्स्टर होगी और ये बहुत अच्छे से काम भी कर पाएंगे। वे फॉरवर्ड क्या है?
The complexity of a CSO operations cannot be conveyed in annual report submitted to FCRA website. So rules को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि ये बेटर काम कर सके. Research should be conducted to determine how many had their permits expired because the pre-populated drop downs provided by the FCRA interface were unable to capture the organization activity. So research करना पड़ेगा कि कितनों ने ड्यू डिलीजेंस दिखाया था और कितने एनजीओ या सीएसओ ने नए रूल्स के चलते उनको डिफिकल्टी हो रही है अपने रिपोर्ट्स को सबमिट करने में. We are confronted with the paradox of encouraging foreign investment while aggressively limiting foreign funding to NGOs. ये कहने का मतलब कि एक तरफ हम फॉरेन एफडीआई को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं लेकिन एनजीओ में फॉरेन फंडिंग को रोक लगा रहे हैं. So we must take into account such that NGOs and CSOs work clearly for the development of the country and society as a whole. So the next news is extinguishing the tobacco industry's main narrative. So tobacco industry or tobacco पे some factoids. India is the second largest consumer and producer of tobacco based products. Consumers around 20 crores, 200 million in India, kills 13 lakh people in India every year. 27% of all cancers in India are due to tobacco. मतलब tobacco के कारण 27% सारे cancers में से 27% cancer tobacco की वजह से होते हैं. The annual economic burden for tobacco usage is estimated to be rupees 1,77,340 crore, which is more than 1% of India's GDP. सोचिए तंबाकू सेवन के चलते जो खर्चा होता है एनुअल बर्डन जो हमारे देश पे वो 1% ऑफ जीडीपी से भी ज्यादा है. Illicit trade in tobacco products is also rising. In India, bidi, chewing tobacco, and khani form 89% of consumption as against 11% of cigarettes. Cigarettes बस 11% है. Around 28.6% of Indian adults use tobacco. The share of cigarettes in total tobacco consumption in India is about 20% compared with 85% globally. ठीक है, cigarettes का share total tobacco consumption में 20% है compared to 85% globally. Illicit trade in tobacco. Illicit cigarette sales in Indian cities in 2018. ये ऐसा estimate किया जाता है कि illicit मतलब illegal type cigarettes constitute about 2.7% of the market. Estimating illicit cigarette consumption using tax gap approach in 2020, 2009 से 2010 के बीच में ये 5.1% था और 2016-17 में 6.6% है. So the tobacco industry led by ITC Limited has maintained that illegal cigarette trade accounts for as much as 25% of the cigarette market in India. ITC का कहना है कि illegal जो cigarette का trade है वो 25% है. Tobacco Institute of India report that illicit cigarette volume in India has grown by 44% from 2011 to 2019. इससे impact क्या होता है इकोनॉमी पे? The economic burden for tobacco in India has increased from 22% over the period between 2011 to 2017. There has been 3% real decline in GST revenues from tobacco products between the year 2020 and 2021. The share of central excise duty in the total tobacco taxes has decreased from 54% to 8% for cigarettes, 16% to 1% for bidi, and 59% to 11% for smokeless tobacco products on an average for 2017 to 2021. These all are self-explanatory on facts. If you want to, you can remember it. However, these will be mainly useful in mains exam. Existing policy on tobacco products. Tobacco products are categorized as sin goods or demerit goods. Over the year, government have resorted to a mix of policies like, for example, monitoring the pricing and taxation regime, focus gradually and shifting towards gradual awareness campaigns highlighting the deadly effects of tobacco use. Like when we go to the cinema theaters, we see ad which provide the details of ill results of tobacco consumption, regulatory control laws pertaining to packaging and labeling, shaming and prohibiting its use in public places, like in ads. Way forward. Tax measures are the most cost-effective measures to reduce the demand for tobacco products. When tobacco products become more expensive, people either quit using them or use them less. This has been proven. Public health groups, along with economists and doctors, have urged the government to increase excise duty on all tobacco products so that their price increase. Increasing excise on all tobacco products can be a very effective policy to address the immediate need to raise revenue. इससे revenue भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रेज और टोबैको यूज भी घटेगा और ऑब्वियसली उससे जो रिलेटेड डिजीजेज भी होंगी वो भी घट जाएंगी. Several countries in the world have high excise taxes along with GST और sales tax जो कि बार बार रिवाइज भी किए जाते हैं.
India में no significant tax increases on any of the tobacco products for the past 4 years since the introduction of GST in 2017. Eliminating all forms of illicit trade in tobacco product is one of the major objectives of the protocol to eliminate illicit trade in tobacco under WHO's Framework Convention on Tobacco Control. So WHO's Framework Convention on Tobacco Control, India ने उसको ratify किया है. You can remember this. This is a crucial information. Next, rape punishment but marital relationship is different. Rape punishable but marital relationship is different. हाई कोर्ट क्या कहना है? दिल्ली हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या है? There can be no compromise with women's right to sexual autonomy and any act of rape has to be punished. There is qualitative difference between a marital and non-marital relationship. The court said that the formal yani marital relationship entail a legal right to expect reasonable sexual relations from the spouse and it played a part in the marital rape exemption in the criminal law. मतलब आप किसी के साथ शादी कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट रीजनेबल सेक्सुअल रिलेशनशिप होंगे स्पाउस के बीच में, दोनों कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स के बीच में. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप को क्यों क्रिमिनलाइज करना चाहिए? इसके आर्ग्यूमेंट्स है सोशल प्रैक्टिसेज एंड लीगल प्रोविजन इन इंडिया म्यूचुअली डिक्लेयर्ड डिनायल ऑफ सेक्सुअल एजेंसी एंड बॉडीली प्रिवेसी टू वुमेन. मतलब ऐसा कहना है कि ऐसे सोशल प्रैक्टिसेज है जिसमें वुमेन को उतना ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं मिलता है अपने बॉडी का या सेक्सुअल एजेंसी का. Though married women can approach the court under section 376 of IPC in case of a rape by stranger. अगर हस्बैंड के द्वारा कोई रेप होता है तो उस केस में वो नहीं पहुंच सकती है कोर्ट, कोई लीगल रिकोर्स है ही नहीं. And it stands in complete contrast with the spirit of Indian Constitution, violating various facets of equal protection, freedom of expression and right to life and liberty. क्या arguments है against criminalization of marital rape? It will destabilize the sacred institution of marriage, क्योंकि there is a fear कि बहुत सारे लोग केस करने लगेंगे जाके जो कि गलत भी हो सकते हैं. Women can misuse marital rape as a defense on and with every disagreement they face with their husbands. Explained earlier, courts cannot interfere in personal matter like marriage, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन होती है इसमें. जज करना और इंटरफेयर करना बहुत ही डिवास्टेटिंग हो सकता है सोशल फैब्रिक के लिए. नेक्स्ट, सेफगार्ड ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स. सेंटर एमएचए ने डायरेक्शन दिया है सारे स्टेट्स को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे स्टेट्स को डायरेक्शन दिया है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स जो कि प्रिजन्स में हो उनको प्रोटेक्ट किया जाए. टू इंश्योर सेपरेट अकोमोडेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन प्रिजन्स, to revise the prison administration register to include transgender as a category other than male and female gender, or make similar provisions in the prison management system in maintaining e-records, ताकि उनको ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी फील हो. ट्रांसजेंडर्स को क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं प्रिजन्स में पॉलिसी की लैकिंग है, अवेयरनेस भी लैक करता है. जो ट्रांसजेंडर की जो नीड होते हैं उसके लिए लैक पॉलिसी और अवेयरनेस है. इससे क्या होता है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके डिनाई कर दिए जाते हैं उनके राइट्स को. नो प्रॉपर मैकेनिज्म और यूनिफॉर्मिटी इन द मेंटेनेंस ऑफ डेटा रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन प्रिजन. Government's failure to comply with the standards for ascertaining the needs of transgender prisoners. Courts भी कभी कभी फेल कर जाते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए थर्ड जेंडर इन वेरियस केसेस. And gender of the transgender person continues to be documented in binary of male and female. थर्ड कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है. लैक ऑफ रिकॉग्निशन जो होता है ये प्रिजन के प्रोसेस में भी घुस जाता है. तो जब प्रॉपर हायर अप लेवल्स पे ब्यूरोक्रेसी में कोर्स में जब नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो ऑब्वियस प्रिजन में भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है. तो इसलिए उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं या तो मेल की तरह डील होते हैं या फीमेल की तरह डील होते हैं. Prisons continue to cater to primarily male population and fail to acknowledge the vulnerability of transgender prisoners, explained earlier. Lack of infrastructure and gap in policy ultimately resulting in a gross violation of human rights. Obviously, जो transgender के rights है वो नहीं properly realize कर पाते transgenders. No substantive training and awareness program is there on the rights of transgender persons in prisons. Recommendation क्या क्या हो सकते हैं? सेंटर को एक मॉडल पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहिए जो कि प्रिजनर्स जो कि ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स जो हैं उनके स्पेशल नीड्स को असर्टेन करे. सेंटर को आउटलाइन करने चाहिए गाइडेंस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, सर्च प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज होंगी और एजुकेशनल फैसिलिटीज होगी जो प्रिजन्स में ट्रांसजेंडर पर्सन्स को मिलेंगी. फॉर्म सेग्रीगेशन इन प्रिजन्स बाय इंश्योरिंग सेपरेट वार्ड्स फॉर ट्रांस पर्सन्स इन प्रिजन्स. It has been explained earlier.
और अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स करने चाहिए ताकि सुटेबल अकोमोडेशन और फैसिलिटी मिले जेंडर स्पेसिफिक पर्सन्स को, उनके जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से। देयर शुड बी सेपरेट इंक्लूजर ऑफ वार्ड फॉर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट फॉर ट्रांस वुमेन एज वेल फॉर मेल एंड वुमेन इन मेल एंड फीमेल इनमेट्स। सेपरेट बाथरूम होने चाहिए ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन के लिए, सेपरेट शावर फैसिलिटीज होना चाहिए ताकि उनकी राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए प्रिजन्स में। गवर्नमेंट के मेजर्स क्या क्या है? गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट इन 2009 ताकि उनके सेफ्टी और उनके प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसजेंडर्स के प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटीज। कैन ऑनलाइन बुलिंग ऑफ वुमेन बी पनिश्ड? Taking cognizance of multiple complaints that photographs of women had been posted on a mobile app for fake auction, the police in Delhi and Mumbai have registered cases. अभी एक रिसेंटली एक केस आया था जिसमें बहुत सारे लड़कियों के, औरतों के फोटोज को ऑनलाइन ऑक्शन किया गया था किसी मोबाइल ऐप के थ्रू, फेक ऐप्स के थ्रू। तो इसके कारण इसका कॉग्निजेंट लिया है कोर्ट ने। कंट्रोवर्सी क्या है? hundreds of women in India, including journalists, social workers, and other prominent personalities, found their images and derogatory content about them on a new app. The app was created on a platform called GitHub and offered an online auction का उनको मौका मिला उस ऐप के थ्रू, especially from a particular community. The controversy is part of routine harassment of women, जिसमें हर तरीके के हर स्टेट ऑफ सोसाइटी से वुमेन को हरास किया जाता है, उनके जबरदस्ती उनकी मतलब फोटोशॉप करके उनके इमेज को ब्लर करके या उनके इमेज को फोटोशॉप करके बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और बाद में ऑक्शन किया जाता है। ऑनलाइन अब्यूज ऑफ वुमेन। The online abuse includes a diversity of tactics and malicious behaviors ranging from उनके बारे में embarrassing and cruel content करके मतलब पोस्ट करके, स्टॉकिंग करके, उनका इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करके, नॉन कंसेंशियल यूज ऑफ फोटोग्राफी, वायलेंट थ्रेट या हेट स्पीच, कमेंट्स में जाके उनको गालियां देना या उनके बारे में उनको धमकियां देना, डिफामेशन, फ्लेमिंग, यूज ऑफ विट्रोलिक एंड हॉस्टाइल मैसेज इंक्लूडिंग थ्रेट, इंसल्ट, ट्रोलिंग करना, ऑनलाइन हरासमेंट ऑफ वुमेन समटाइम्स कॉल्ड साइबर सेक्सिज्म, साइबर मिसोजिनी is specifically gender abuse targeted at women and girls online. It incorporates sexism, racism and religious prejudice. रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या था? जो जिस ऐप के बारे में बात हो रही है क्लियरली एक एग्जांपल है ऑनलाइन ट्रोलिंग का, वेयर लड़कियों या औरतों की जो डिग्निटी और मॉनेस्टी को उसको डाउनग्रेड, मॉडेस्टी को आउटरेज किया जाता है या डाउनग्रेड किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है। अर्लियर जब ऐसा हुआ था तो कोई अरेस्ट नहीं लिया गया था, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। द अथॉरिटीज आर यूजिंग द म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एमलेट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिएटर ऑफ सच एप्स फ्रॉम कैलिफोर्निया बेस्ड गिटहब या जिटहब जो आप कह सकते हैं। लीगल प्रोविजंस क्या क्या है इस क्राइम्स के अगेंस्ट? फॉर मेकिंग अरेस्ट द पुलिस हैव इन्वोक्ड सेक्शन 153A, 153B, 295A, 354D, 500 and 509 of the IPC and section 67 of the IT Act. While section 153A pertains to the offense of promoting enmity between different groups on the ground of religion and doing acts prejudicial to maintenance of harmony, section 153B relates to imputation, assertion prejudicial to national integration. Section 295A provides punishment for deliberate and malicious acts intended to outrage religious feeling. Section 354D provides that any man who monitors the use by a woman of the internet, email, or any other form of electronic communication with malintent commits the offense of stalking. Section 500 defines the punishment for defamation. Section 509 addresses the offense of word, gesture, or act intended insulting the modesty of a woman. These sections you can go through. Maybe there could be a question where there would be like section 53A relates to imputation as assertions prejudicial to national integration. True or false, right? Then if you have read it and if you remember, then you can correctly mark in this prelims exam. Section 67 of IT Act lays down the punishment for publishing, transmitting obscene material in electronic form. So penalty क्या होती है इन crimes की? The first conviction attracts imprisonment up to 3 years and fine up to 5 lakhs. Second or subsequent conviction may lead to imprisonment up to 5 years and fine that may extend to 10 lakhs. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सारी लाइंस। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू साइबर क्राइम। तो सेक्शन 66E of IT Act prescribes punishment for violation of privacy. Also section 354A, that is sexual harassment and punishment for sexual harassment, and 354C,
voyeurism of the IPC were introduced along with Section 354B and 354D in 2013. They may also be applied in conjunction with the relevant IT Act provisions based on the nature of the offense. What are the responsibilities of intermediaries like social media platforms? As of now, intermediaries are not liable for any third party data or communication link hosted or stored by them. अभी के लिए जैसे फेसबुक पे कोई कुछ कर दे रहा है तो फेसबुक उसके लिए लायबल नहीं है थर्ड पार्टी डेटा और कम्युनिकेशन लिंक के लिए. They are required to retain the requisite data for duration as prescribed by the government and supply the same to the authorities concerned. जब भी गवर्नमेंट मांगेगी उनको देना होगा गवर्नमेंट को डेटा. Any contravention attracts punishment as prescribed under the IT Act. Steps taken by government. Ministry of Electronics and Technology notified the IT intermediary guidelines Digital Media Ethics Code Rules 2021. इसके provision, due diligence by intermediaries and grievance redressal mechanism requires them to inform their users not to host, display, upload, modify, publish, transmit, store, update or share any illegal information. मतलब जो प्लेटफॉर्म्स है उनको अपने यूजर्स को बताना होगा कि कोई वो ना तो कोई ऐसे इलीगल इन्फॉर्मेशन को ना तो होस्ट करे, ना डिस्प्ले करे, ना अपलोड करे, ना मॉडिफाई करे, पब्लिश करे, ट्रांसमिट करे, स्टोर करे या अपडेट करे या उसको शेयर करे. They include contents that are defamatory, obscene, pornographic, pedophilic, invasive, other privacy, insulting or harassing on the basis of gender, libelous, racially or ethnically objectionable. प्रजाति के आधार पर या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या लिबलस कंटेंट है उसको वो ना शेयर करे, ना होल्ड करे, ना मॉडिफाई करे. वे फॉरवर्ड क्या है? The government can take action beyond passing and enforcing platform regulation. It can promote digital education to recognize and report inappropriate online conduct and communicate respectfully online. Social media companies have the primary responsibility to prevent the amplification of online abuse and disinformation. मतलब सोशल मीडिया कंपनीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनता है. कंक्लूजन क्या है? जेंडर बेस्ड हरासमेंट इज मार्क्ड बाय द इंटेंट ऑफ द हरासर टू डेनिग्रेट द टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. मतलब इसमें जो कल्प्रिट होता है उसका काम ही होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, या तो औरत को या तो मर्द को या फिर थर्ड थर्ड जेंडर को वो हरास करे, उसको डेनिग्रेट करे. But this proliferation of online harassment of women has now incorporated religious polarization. इसमें रिलीजियस एंगल में घुस गया, इसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन की औरतों को या दूसरे रिलीजन के मर्दों को टारगेट करते हैं. This is very harmful to existing communal harmony of the nation in the long run. This is self-explanatory. So the next topic is government talk on marital rape, a delaying tactic. दिल्ली हाई कोर्ट बहुत सारे मल्टीपल पिटिशंस पे हियरिंग सुन रहा है जिसमें सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी के जो एक्सेप्शन है उसको चैलेंज किया गया है. तो ये क्या कहता है? इट एग्जेम्प्ट्स फॉर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ रेप प्रोवाइडेड द वाइफ इज अबव 15 इयर्स ऑफ एज. अगर जो पत्नी है उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है तो अगर कोई फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कोई इंसान अपनी वाइफ के साथ तो वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 375 से, वो रेप में काउंट नहीं होगा. At least two big committees in the past decade have recommended criminalizing marital rape. J.S. Verma committee had proposed removal of the exception of marital rape, or Pam Rajput committee in 2015 had also suggested that marital rape should be made an offense. Around 50 countries have made marital rape an offense. Budgeting for the education emergency. Low allocation for education. UNESCO 2030 framework for action suggests public education spending levels of between 4 and 6% of GDP and 15 to 20% of public expenditure. मतलब यूनेस्को का फ्रेमवर्क कहता है 2030 का कि पब्लिक एजुकेशन में जो खर्चा होना चाहिए वो 4 से 6% जीडीपी के अराउंड होना चाहिए या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर के 15 से 20% के अराउंड होना चाहिए. रियल स्टेट्स क्या कहते हैं? इंडिया में अराउंड 14.1% होता है, वियतनाम में 18.5% और इंडोनेशिया में 20.6% ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. But since India has the highest share of population under the age of 19 years, it should actually be allocating a greater share of the budget. It's corollary of the above line. Public spending on education in most states in India was below that of other middle income countries even before the pandemic. Most major states spend in the range of 2.5% to 3.1% of GDP of state income of education. Way forward क्या है? Around 26 करोड़ बच्चे हैं जिन्होंने एनरोल किया प्री स्कूल स्कूल में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल. उनको मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली 20 मंथ्स जो पेंडेमिक के थे जिनमें स्कूल बंद थे. द एजुकेशन सिस्टम नाउ नीड नॉट ओनली एन इन्फ्यूजन ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो ए स्ट्रेंथन फोकस ऑन द नीड्स ऑफ पुअर एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन जिनके पास नेट भी नहीं था,
बुक्स भी नहीं थी, जो घर पे थे इस पेंडेमिक के दौरान। द नीड्स इंक्लूड back to school campaigns and re-enrollment drives, expanded nutrition programs, reorganization of the curriculum to help children learn language and mathematics in particular, support their socio-emotional development, especially in early grades, additional learning materials, teacher training and ongoing support. फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि जो टीचर पढ़ाने वाले वो तो पहले एकदम ट्रेन हो. Just 0.15% of education spending is spent on teacher training. This is meager, very little. The opacity of education finance data in India. एजुकेशन फाइनेंस में जो डेटा है वो बहुत ओपेक है और आज मिलना और उसको समझना तो और भी मुश्किल है. For instance, the combined central and state government spending on education was estimated to 2.8% of GDP in 1819, according to Economic Survey of 2020-21. The figure had remained at same level since 2014-15. On the other hand, data from Ministry of Education indicates that public spending on education has reached 4.3% of GDP in the same year, rising from 3.8% of GDP in 2011-12. Obviously, the two data don't match. The difference in the figures is due to inclusion of expenditure on education by departments other than the education department. However, the composition of these expenditure is not readily available, इसीलिए comparison करना बहुत मुश्किल है.